हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बनवाल है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि बोर्ड में हमने सिंधु घाटी सभ्यता लिखा है। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही अध्ययन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पहले 3 वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप सीक्वेंस वाइज से देखते हुए आइए। और ये हमारा चौथा पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन, तो आखिर आपके दिमाग में ये चलता होगा कि हम लोग सामाजिक जीवन को अध्ययन क्यों करेंगे। तो सामाजिक जीवन किसी भी चैप्टर को पढ़ने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू निभाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सामाजिक जीवन को अगर सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो हमको ये पता चलता है कि वहाँ का समाज का स्थिति कैसा होगा और वो कितना विकसित रूप में होगा। ठीक है, इसलिए सामाजिक जीवन अगर हम बोले तो एक राज्य का या भी किसी भी वंश का एक दर्पण का काम करता है, एक शीर्षक का काम करता है, जिससे कि हम अपने सोच के अनुसार उसको देख सकते हैं कि वो साम्राज्य या वो वंश कितना विकसित रूप में होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सामाजिक जीवन को। ठीक है, और सामाजिक जीवन जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है वो पीटी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर मेंस की बात करें तो अगर आप मेंस किसी भी एग्जाम का लिखते हैं तो आप अगर इन सभी टॉपिकों को लिखेंगे तो आप मेंस में किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आप यही सब टॉपिक को लेकर के आप अगर मेंस लिखते हैं तो आप मेंस में भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जनरली अगर हम बात करें तो जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो किसी भी तरह का हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिला। वो हम किस पे आधारित अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हमें जो भी अध्ययन करने को मौका मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक के माध्यम से हम अध्ययन कर पा रहे हैं, पुरातात्विक माध्यम से। ठीक है, ये पुरातात्विक माध्यम क्या है? तो खुदाई के दौरान जो भी हमें अवशेष देखने को मिले हैं उसी के आधार पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं सामाजिक जीवन के टॉपिक पे कि आखिर सामाजिक जीवन क्या है। तो सामाजिक जीवन को अगर जनरली हम देखें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं मातृसत्तात्मक, एक बांट सकते हैं पितृसत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक मतलब क्या होता है? स्त्रियों की प्रधानता, स्त्रियों की प्रधानता। और अगर पितृसत्तात्मक की बात करें तो इसमें पुरुषों को प्रधानता, पुरुषों की प्रधानता। अब इन दोनों चीजों में हम देख लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस आखिर क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक में क्या है? मातृसत्तात्मक मतलब स्त्रियों को प्रधानता, और अगर पितृसत्तात्मक की बात करें तो पुरुषों की प्रधानता। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या है? तो अगर हम आज प्रेजेंट को लेकर के चलते हैं तो प्रेजेंट में अगर आपसे पूछे कि हमारा जो समाज है वो कैसा है, मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है, तो जनरली हमको समझ में आता है कि हमारा जो समाज है वो पुरुषों का देश है, पुरुषों को ही ज़्यादा प्रधानता दिया जाता है। अगर हम अपनी फैमिली की बात करें तो हमारा हेड ऑफ फैमिली कौन होता है? हमारे पिता होते हैं, मतलब कि पिता कौन है? पुरुष है, तो हमारे यहाँ पुरुषों की प्रधानता है। ठीक है, और जिस समाज में स्त्रियों को प्रधानता दिया जाता है उस समाज को हम क्या बोलते हैं? मातृसत्तात्मक बोलते हैं। मतलब सत्ता किसके हाथ में है? तो माताओं के अधीन है। ठीक है, लेकिन हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता को टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपसे पूछे कि वहाँ का समाज कैसा था, तो अगर ऑप्शन में दिया रहे मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक, तो आप ऑप्शन में किसे टिक मारेंगे? तो जनरली आप जब पूरे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप टिक मारेंगे, अदरवाइज आप इसमें तो समझ ही नहीं पाएंगे कि वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था। तो पुरातात्विक माध्यम से अगर हम बात करें तो जो हमें साक्ष्य मिला है वो साक्ष्य के आधार पे अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें और आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ का समाज कैसा था। तो साक्ष्य में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो पहला साक्ष्य हमको जो देखने को मिलता है वो मिलता है मूर्ति पूजन। ठीक है,
दूसरा साक्ष्य हमको देखने को मिलता है कांस्य करते हुए, कांस्य की मूर्ति जिसमें एक औरत नृत्य करते हुए दिखाई देती। ठीक है, एक कांस्य की मूर्ति है जिसमें एक औरत हमें नृत्य करते हुए या डांस करते हुए दिखाई देती है। इसका भी अवशेष हमको देखने को मिला है। और तीसरा अवशेष हमको देखने को मिला है कि एक औरत के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ये 3 साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि जब इन तीनों पॉइंट को जो हमें साक्ष्य मिला है, उस साक्ष्य को जब हम देखते हैं तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि ये समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। क्योंकि हमें यहाँ पे जो पहलू मिल रहे हैं, जो हमें उत्खनन के बाद जो हमें अवशेष देखने को मिल रहे हैं, वो अवशेष किधर ज्यादा बल देता है, कि स्त्रियों की ओर बल देता है। ठीक है, तो आज के बाद अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो वो मातृ सत्तात्मक था। और आपसे पूछे कि आप जो मातृ सत्तात्मक कह रहे हैं, वो मातृ सत्तात्मक कहने का रीजन क्या है, तो आप इन सभी उदाहरणों को उनके समक्ष रखेंगे तो आप उनको भी समझ में आ जाएगा कि मातृ सत्तात्मक आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को क्यों कहा जाता है। तो ये सभी रीजनों के कारण हम क्या बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। अगर हम पितृ सत्तात्मक की बात करें तो जो हमें अवशेष देखने को मिले हैं, जो हमने इससे पहले 3 वीडियो डाला है, 3 वीडियो में एक वीडियो स्पेशल है जिसमें हम लोग अवशेष के बारे में बात किए हैं कि कौन सा नगर से हमें किस प्रकार की अवशेष देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर उन अवशेषों को देख करके पता लगाया जाए तो कहीं भी हमें किसी भी तरह के पुरुषों की ओर हमें बल देखने को नहीं मिलता है कि पुरुषों की प्रधानता ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें जो भी अवशेष मिले हैं उस अवशेषों में स्त्रियों की प्रधानता को ज्यादा ध्यान देते हुए या ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण हम यहाँ का समाज को क्या बोलते हैं, मातृ सत्तात्मक बोलते हैं। ठीक है, आखिर अब आपके दिमाग में चलता होगा कि पुरुषों की प्रधानता क्यों नहीं थी, आखिर पुरुषों को प्रधान क्यों नहीं माना जाता था, माताओं को ही सत्ता क्यों दिया जाता था। तो ये इसका एक बेसिक ये है क्या बोलते हैं, बेसिक सोच ये था उन लोगों के उस समय में कि स्त्रियों से ही जो हमारा वंश है वो बढ़ रहा है और स्त्रियों से ही हमारा जो घर परिवार है उसका विकसित होता है। ठीक है, अगर जनरली अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन का एक माध्यम क्या है, स्त्री ही है, जिसके कारण स्त्रियों को वो लोग क्या करते थे, प्रधान मानते थे। अगर स्त्रियां ना हो तो शायद हम लोग आज जन्म भी नहीं ले पाते। यही रीजन था कि स्त्रियों को वहां पे प्रधानता ज्यादा दी जाती थी। ठीक है, तो इसलिए अब से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था, तो आपका जवाब क्या जाएगा, मातृ सत्तात्मक। ठीक है, ये हमारा समाज का पहला टॉपिक था जिसमें आपको एक थोड़ा सा व्यू दिया गया कि वहाँ का समाज कैसा था। ठीक है, लेकिन आपको हमने पहले भी बताया कि अगर हम समाज को अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो किसी भी वंश का या किसी भी साम्राज्य का स्थिति को आप जान पाएंगे कि वो साम्राज्य कितना विकसित था और कितना सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ था। वो कैसे, तो इस चीजों को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा, जो पॉइंट आपके समझ लिखा जा रहा है। और उस पॉइंट को जब आप धीरे धीरे अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर खुद से एक सोच डेवलप हो जाएगा कि वो समाज किस स्थिति में होगा। तो इस सामाजिक जीवन को अगर विस्तृत रूप से अध्ययन करना हो तो हमें कुछ पॉइंटों का अध्ययन करना पड़ेगा। और वो पहला पॉइंट कौन सा होगा, तो वो होगा वर्ग व्यवस्था। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट होगा कि समाज जो था वो कितने वर्गों में बटा था। इस चीज का अध्ययन हम करते हैं सबसे पहला पॉइंट, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इसको अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा हमारा स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति, ठीक है। तीसरा है आभूषण।
आभूषण और वेशभूषा, उनका पहनावा ओढ़ाव के बारे में इस चीज में जब डिस्कस करेंगे कि वे लोग किस किस तरह के आभूषण को या फिर किस तरह के वस्त्र को पहना करते थे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे खान पान के बारे में, कि वे लोग खाद्य सामग्री में किन किन चीजों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और अध्ययन करेंगे, वो है मनोरंजन का साधन। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट को अगर आप सीक्वेंस वाइज अध्ययन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इस पॉइंट को सही तरीके से आपको बताने का, जिससे कि आपको खुद ब खुद ये थिंकिंग डेवलप हो जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में आखिर सामाजिक जीवन को पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। तो चलिए हम पहला टॉपिक क्या रहेगा मेरा, वर्ग। वर्ग कहने का मतलब है कि आज के टाइम में जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे कास्ट का एक ऑप्शन आता है, जिसमें से आप कोई व्यक्ति जो एसटी रहते हैं वो एसटी भरते हैं, जो एसटी रहते हैं एसटी भरते हैं, जो जनरल रहते हैं वो जनरल रहते हैं भरते हैं। तो ये भी एक वर्ग व्यवस्था ही है। ठीक है, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें वर्ग व्यवस्था देखने को मिलता है। इससे हमें क्या पता चलता है, वर्ग व्यवस्था से हमें क्या पता चलता है कि आदमी एक अपर कास्ट है, एक लोअर कास्ट है, एक मीडियम कास्ट है, मतलब एक निम्न वर्ग के लोग हैं, एक उच्च वर्ग के लोग हैं, एक मध्यम वर्ग के लोग। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ग व्यवस्था को पढ़ेंगे। और वर्ग व्यवस्था को किस आधार पर पढ़ेंगे कि हमें तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ पे ब्राह्मण का एक अलग कास्ट था, शूद्र का एक अलग कास्ट था, क्षत्रिय का एक अलग कास्ट था, इसके बारे में हमको पता नहीं। जो भी है हम उसको अनुमानित और उत्खनन के माध्यम से ही या पुरातात्विक माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर वर्ग की बात करें तो हम यहाँ 3 वर्ग लेते हैं। एक था उच्च वर्ग, एक था मध्यम वर्ग, एक था निम्न वर्ग। ये 3 वर्ग हमको अनुमानित है कि यहाँ पे ये 3 वर्गों की प्रधानता होगी। ठीक है, अब आपके समझ में ये नहीं आता होगा कि सर उच्च वर्ग में कौन से लोग रहा करते थे, मध्यम में कौन से वर्ग लोग रहा करते थे और निम्न में किन जाति के लोग रहा करते थे। तो अगर हम आपसे पूछे कि उच्च वर्ग में कौन से लोग रहेंगे, मतलब एलिड क्लास में कौन से लोग रहेंगे जो ऊंचे जाति के होंगे, जो अपने आप को सर्वमान्य मानते होंगे, वे सभी जाति के लोग रहते होंगे। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे उच्च जाति में हम अगर अनुमान लगाएं तो कौन से लोग रहा करते होंगे, तो वो लोग रहा करते होंगे कौन सा, पुरोहित। पुरोहित को उच्च वर्ग में क्यों रखा जाता था, क्योंकि हमें उत्खनन से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक अग्नि कुंड था जहाँ पे ब्राह्मण क्या करते थे, पुरोहित क्या करते थे, स्नान करके पूजा करते थे। ठीक है, तो इसलिए पुरोहितों को कहाँ पे रखा जाता था, उच्च वर्ग में रखा जाता था। ठीक है, कि उच्च वर्ग में कौन लोग रहा करते थे, पुरोहित लोग रहा करते थे। अब मध्यम वर्ग में तो उच्च वर्ग से ठीक जो थोड़ा नीचे कास्ट के लोग होंगे, लोअर कास्ट के लोग जो होंगे, वो कहाँ रहते थे, मध्यम वर्ग। ठीक है, तो मध्यम वर्ग में किन किन लोगों का वास स्थान था, तो व्यापारी, जुल्हा, बढ़ई और शिक्षक। इन सभी लोगों का जो आवास स्थान था या फिर जो वर्ग में वो लोग आते थे वो क्या कहते थे, मध्यम वर्ग कहलाते थे। ठीक है, व्यापारी जो व्यापार करते थे वो मध्यम वर्ग में रहते थे, बढ़ई जो फर्नीचर का काम करते थे, और शिक्षक ये किस में आते थे, मध्यम वर्ग में आते थे। ठीक है, और अगर निम्न वर्ग की बात करें तो इसमें दास और श्रमिक। ठीक है, अब ये दास और श्रमिक का तो कहीं उल्लेख नहीं है, इसको कैसे माने, तो इसको इस तरह माने कि व्यापारी अगर कोई व्यापार करता है, ठीक है, तो व्यापार करने के लिए उसे जो सामग्री की जरूरत पड़ती है उसको कौन उपजाता होगा या फिर उसकी आवश्यकता को कौन पूर्ति करता होगा, तो श्रमिक करते होंगे। ठीक है, अब मान के चलिए कि व्यापारी या पुरोहित को किसी
किसी की सहायता लेनी पड़ती हो किसी कार्य के लिए, तो वो लोग कौन करते होंगे? तो दास करते होंगे। ठीक है। अगर हम जनरली बोले कि पुरोहित और अन्य सभी लोग जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों को अगर सहायता की जरूरत पड़ती होगी तो उनके सहायता के लिए कौन जाता था? तो दास जाता था। इसलिए हम अनुमान के रूप में हम लोग ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो वर्ग था या समाज में जो व्यवस्था वर्ग व्यवस्था था वो 3 वर्गों में बटा था। वो कौन कौन सा था? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है। अब हम समझते हैं कि उच्च वर्ग के लोगों का आवास स्थान, मध्यम वर्ग के लोगों का आवास स्थान और निम्न वर्ग के लोगों का आवास स्थान एक ही था या थोड़ा सा उच्च वर्ग के लोग अलग जगह रहते थे या मध्यम वर्ग के लोग अलग जगह रहते थे या निम्न वर्ग के लोग अलग जगह रहते थे? इन चीजों को समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में बसा हुआ था वो 2 भाग में बटा हुआ था। ठीक है। एक भाग कहलाता था क्या? गढ़। एक भाग कहलाता था क्या? गढ़। और दूसरा कहलाता था दुर्ग। ठीक है। ये चीज आप पढ़े ही होंगे जब हमने आपको नगर विशेषता के बारे में पढ़ाया था, तो आपको यहाँ पे समझाया गया था कि गढ़ और दुर्ग में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें कि उच्च वर्ग के लोग कहाँ रहते थे, तो उच्च वर्ग के लोग दुर्ग में रहा करते थे। ठीक है। और मध्यम और निम्न वर्ग के लोग कहाँ रहते थे? गढ़ में। अब गढ़ और दुर्ग में क्या बेसिक डिफरेंट है? गढ़ और दुर्ग में कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो उच्च वर्ग के लोग अलग रह रहे हैं और मध्यम और निम्न वर्ग के लोग अलग रह रहे हैं। कुछ तो बेसिक डिफरेंट होगा। तो यह माना जाता है कि जो गढ़ था वो दुर्ग के अपेक्षा थोड़ा नीचे क्षेत्र में पाया जाता था। मतलब कि वो नीचे थोड़ा धंसा हुआ था, वो दुर्ग जो था थोड़ा ऊपरी क्षेत्र में बसा होता था। और दुर्ग जो था वो कहाँ पे रहता था? तो हमेशा अपने क्षेत्र जो उसका विस्तृत क्षेत्र है, ये पूरा विस्तृत क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पश्चिमी साइड, मतलब कि इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? दुर्ग कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? गढ़ कहलाएगा। ठीक है। ये इस क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है कि ये क्षेत्र जो है, दुर्ग जो है, वो गढ़ से थोड़ा ऊपरी क्षेत्र में बसा हुआ, मतलब कि थोड़ा ऊंचे वाले स्थान में बसा हुआ है। लेकिन किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा में। ठीक है। दुर्ग जो था वो किधर रहता था? तो अपने क्षेत्र के ठीक पश्चिम और थोड़े से ऊंचे क्षेत्र में। ठीक है। तो गढ़ दुर्ग में कौन लोग रहा करते थे? उच्च वर्ग के लोग। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किस में रहते थे? थोड़े ऊंचे क्षेत्र में। और जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? गढ़, जो कि थोड़ा नीचे क्षेत्र, मतलब कि थोड़ा सा गड्ढा होता था। इसके अपेक्षा, दुर्ग के अपेक्षा ये थोड़ा सा धसा हुआ भाग में रहता था। तो आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे जो वर्ग व्यवस्था था वो 3 वर्ग व्यवस्था थे, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, एक मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग के लोग कहाँ रहते थे? तो दुर्ग में। और मध्यम और निम्न वर्ग के लोग कहाँ रहते थे? तो गढ़ में। गढ़ किधर पाया जाता था? किस दिशा में पाया जाता था? तो पूर्वी दिशा में। और दुर्ग कहाँ पाया जाता था? तो पश्चिमी दिशा में। ठीक है। ये आप समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे में, स्त्रियों की स्थिति। तो आखिर हमने आपको पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक था। अगर मातृसत्तात्मक कहने की बात है तो मातृसत्तात्मक मतलब स्त्रियों की प्रधानता। अगर स्त्री की प्रधानता ज्यादा रहेगी तो स्त्रियों की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। अगर वे लोग सोच रहे हैं कि स्त्रियां ही प्रोडक्शन का एक माध्यम है, तो कहीं ना कहीं अगर वो स्त्रियों को सत्ता दे रहे हैं तो स्त्रियों की स्थिति तो काफी अच्छी रहेगी। तो अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति जो थी या दशा जो थी वो काफी अच्छी थी। ठीक है। काफी अच्छी थी, अच्छी थी। लेकिन ये हमें इसकी स्थिति तो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, कुछ जब हम इनके नगरों को हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे क्षेत्र में अवशेष देखने को मिलते हैं जहां से हमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिला है। ठीक है। अब वो नेगेटिव इफेक्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो वो नेगेटिव इफेक्ट हमको लोथल और कालीबंगा से देखने को मिला है। ठीक है। लोथल और कालीबंगा में हमें क्या देखने को मिला जिससे हम लोग
स्त्रियों की स्थिति अच्छी होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमें नेगेटिव चीजें भी देखने को मिली। तो यहाँ से लोथल और कालीबंगा से हमें युगल शव दहन का साक्ष्य देखने को मिला है। दहन, युगल शव दहन मतलब कि स्त्री और पुरुष को एक साथ एक ही गड्ढे में दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। अब युगल शव दहन दफनाने से इसमें स्त्रियों की स्थिति में क्या रिलेशन? तो अगर हम बात करें युगल शव दहन मतलब कि सती प्रथा। अब सती प्रथा कैसे? मान के चलिए कि अगर कोई औरत मरती है तो उसके साथ तो जेंट्स तो मरेगा नहीं, साथ में तुरंत तो मरेगा नहीं, या फिर किसी का जेंट्स मरता है तो औरत तो तुरंत साथ में मरेगी नहीं। तो दोनों का शव एक ही जगह गाड़ना मतलब कि कहीं ना कहीं स्त्री मरी होगी तो पुरुष को भी गाड़ा गया होगा, या पुरुष मरा होगा तो स्त्री को भी गाड़ा गया है, जीवित गाड़ा गया होगा एक किसी एक पर्सन को। तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों चीजों को जब देखा गया लोथल और कालीबंगा में युगल शव दहन का मतलब कि कहीं ना कहीं वहां सती प्रथा का साक्ष्य हमको देखने को मिला है। ये पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन युगल शव दहन देखने के बाद ही इस चीज को पता चला है कि वहां पे सती प्रथा का साक्ष्य होगा, जिसके कारण हमें लोथल और कालीबंगा में युगल शव दहन का प्रमाण मिलता है। तो स्त्रियों की स्थिति तो काफी अच्छी थी, लेकिन लोथल और कालीबंगा में हमें दो कुछ नेगेटिव चीजें भी देखने को मिल गई, जिससे पता चला कि यहाँ पे सती प्रथा का भी साक्ष्य था। ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, वर्ग व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो वेशभूषा या आभूषण पहनते थे या फिर किस अवस्था में रहते थे, इसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। तो जब आप नगर विशेषता पढ़ रहे होंगे, नगरों में जो जो अवशेष मिले थे उनको जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ कुछ अवशेष देखने को मिला होगा। जैसे पहला है सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। ठीक है। दूसरा एक कढ़ाई वाला सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। तो अगर हम बात करें वेशभूषा का, तो जनरली जो स्त्रियां भी पहनती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वही कपड़ा पुरुष भी पहनते थे। मतलब अगर सूती कपड़ा स्त्रियां पहन रही है तो औरत भी, जेंट्स भी सूती कपड़ा ही पहनेगा। इसमें किसी भी तरह का उनकी वेशभूषा में बेसिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जो आज के जमाने हम लोग देख रहे हैं कि स्त्रियां जो है वो साड़ी पहनती है और औरत जो है वो शर्ट फुल पैंट या फिर पजामा वगैरह कुर्ता वगैरह पहनते हैं। तो वो उस समय इन सब चीजों की अधिकता नहीं थी, जिसके कारण पुरुष और स्त्रियां साधारणतः एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है। और सूती कपड़ा का जो हमें साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो ये हमें मोहन जोदाड़ो से मिला है। ठीक है। तो यही सूती कपड़ा पुरुष भी पहनते थे और यही सूती कपड़ा कौन पहनते थे? स्त्रियां भी पहनती थी। ठीक है। ये हुआ वेशभूषा की बात। अगर हम आभूषण की बात करें तो आभूषण में हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं जो कि हम इसमें आभूषण में पढ़ेंगे। तो आभूषण में हमें कुछ साक्ष्य देखने को मिला है। ये हमारा सबसे अच्छा वन लाइनर जीके होगा, तो आपसे यही निवेदन है कि आप इसको नोट करते जाएं ताकि आप इसको अपने माइंड में रखें, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप उसको सही तरीके से टिक कर सकें। ठीक है। तो ये चलिए हम पढ़ते हैं कि हमें आभूषण में क्या क्या अवशेष देखने को मिला है। तो पहला है सिंगारदान, सिंगारदानी। ठीक है, पहला अवशेष। दूसरा चांदी की अंडाकार चूड़ी, चूड़ी। इसके अलावा हाथी दांत से बनी चूड़ी। ठीक है। ये सब तीन चीजें हमें आभूषण के रूप में या अवशेष के रूप में मिले हैं
और ये चीजें हमें किन किन स्थानों में मिले हैं? तो अगर सिंगारदानी की बात करें तो ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, हड़प्पा नगर से। अगर चांदी की अंडाकार चूड़ी की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और अगर हम बात करें हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियां, ये कहाँ से मिली है? ये धौलावीरा से मिला है। तो ये सभी आभूषण में ये सब चीजों का प्रयोग करते थे। पहला सिंगारदानी, जो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। चांदी से बनी अंडाकार चूड़ी कहाँ से मिली है? वो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। और अगर बात करें हाथी की दांत से बनी हुई गोलाकार चूड़ी, वो कहाँ से मिली है? धौलावीरा से। इसके अलावा एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि हड़प्पा सभ्यता में आपको मैंने पहले भी बताया था कि औरत और पुरुष में की वेशभूषा में किसी भी तरह का अंतर नहीं मिला था। ठीक है, जो हमें अवशेष मिले जैसे कि लिपस्टिक मिले थे, ठीक है, सुंदरों से हमें लिपस्टिक मिला था, वो लिपस्टिक का प्रयोग पुरुष भी करते थे और स्त्रियां भी करती थी। जिस तरह स्त्रियां अपने जूड़ा में फूलों जूड़ा बांधती थी, उस तरह पुरुष भी जूड़ा बांधते थे। तो जिस तरह का वेशभूषा का प्रयोग स्त्रियां करती थी, सेम उसी तरह का प्रयोग पुरुष भी किया करते थे। तो जो जो साक्ष्य मिला है, वो साक्ष्य में जो आभूषण हमको देखने को मिल रहा है, वो आभूषण का प्रयोग स्त्रियां भी करती थी पहनने में, और वही आभूषण का प्रयोग पुरुष भी करते थे पहनने में। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा ताकि आप कभी रिवीजन करने का मौका मिले या फिर इस टाइप से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपका गलत होने की संभावना कम रहेगा। तो चलिए, हमने ये इस पॉइंट को भी क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं खान पान। तो खान पान, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खान पान में किन किन चीजों का प्रयोग करते थे? वे शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, या केवल शाकाहारी खाना खाते थे या केवल मांसाहारी खाना खाते थे? तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हम लोग शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं। ठीक है, तो क्या ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते थे, या केवल शाकाहारी खाते थे या केवल मांसाहारी खाते थे? तो उस समय भी वहां पे जो लोग थे वो खाद्य पदार्थ के रूप में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों चीजों का प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब वो शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भी खाते थे। जिस प्रकार हम लोग को कभी कभी मन उब जाता है शाकाहारी खाते खाते, तो पार्टी मनाने का मन करता है तो हम लोग नॉनवेज बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भोजन का भी वो पार्टी मनाने के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, तो वे लोग खाद्य पदार्थ के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे? तो शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भी खाते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मनोरंजन का साधन। ठीक है, तो मनोरंजन का साधन की अगर बात करें तो आज के जमाने में हम लोग के पास एक छोटा सा गैजेट होता है जिसको बोलते हैं मोबाइल, है ना। तो मोबाइल आज के टाइम में मनोरंजन का साधन का सबसे बड़ा चीज बन गया। लेकिन 2350 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 2350 वर्ष पहले हमारे पास किसी भी तरह का मोबाइल फोन नहीं था। जब मोबाइल फोन नहीं था तो हम लोग आखिर मनोरंजन कैसे करते थे? तो 2350 साल पहले की बात अगर छोड़ दे तो आज हम लोग अगर बचपन की बात करें, हम अपने ही बचपन की बात करते हैं, तो जनरली उस समय भी मोबाइल नहीं था हम लोग के पास। तो जब हम लोग के पास मोबाइल नहीं था तो हम लोग किस तरह से मनोरंजन का साधन करते थे? तो हम लोग का मनोरंजन का साधन रहता था कबड्डी खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, यही सब हमारा मनोरंजन का साधन रहता था। तो अगर हम 2350 वर्ष की बात करें तो उस समय मनोरंजन का साधन क्या रहा होगा? सोचने वाली बात है। तो चलिए समझते हैं कि 2350 वर्ष की बात कर रहे हैं तो उस समय मनोरंजन का साधन क्या रहा होगा? तो मनोरंजन के साधन की अगर बात करें तो सबसे पहला मनोरंजन का साधन था पासा खेलना। इसको हम लोग जनरली जुआ भी बोलते हैं। आज के समय में हम लोग जुआ खेलते हैं तो जुआ का एक अलग ही रूप हो गया। जैसे कि हम लोग प्लेइंग कार्ड खेलते हैं,
साथ साथ में मोबाइल में बहुत तरह का रमी हो गया या फिर और अदर गेम हो गया जिसमें हम लोग पैसा लगा करके खेलते हैं। तो उस समय जो था पासा, वो भी एक जुआ का ही रूप था, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मनोरंजन का एक साधन के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा मनोरंजन का साधन में अगर ये प्रयोग करते थे तो वो था गाना गाना, जो जनरली हम लोग भी आजकल जब मन करे तब गुनगुना देते हैं। और अगर तीसरी बात करें तो ढोल बजाना, ढोल मंजीरा बजाना, जो कि हम लोग शादी पार्टी में कभी कभी देखने को मिलता है। और चौथा बात करें तो चौथा है शिकार करना, और पांचवा है पशुओं को आपस में लड़ाना। ठीक है, तो वे लोग मनोरंजन के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते थे? तो पहला था पासा खेलना, दूसरा गाना गाना, तीसरा ढोल मंजीरा बजाना, चौथा शिकार करना, और पांचवा पशुओं को आपस में लड़ाना। तो ये सभी जो चीजें थे वे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मनोरंजन का एक साधन था। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आज से 2350 वर्ष पहले जब कोई व्यक्ति या कोई सभ्यता इन सब चीजों पे ध्यान देता है या इन सब चीजों पे एक अपने आप को डेवलप करने का कोशिश करता है, तो वो साम्राज्य कितना ज्यादा विकसित होगा। आज के समय में अगर हम बात करें तो स्त्रियों को प्रधानता नहीं दी जाती है, लेकिन उस समय में स्त्रियों की प्रधानता दी जाती थी, ठीक है। खान पान के लिए वे लोग शाकाहारी मांसाहारी खाते थे। इसके साथ साथ अगर देखें मनोरंजन के साधन में इन चीजों का प्रयोग करते थे, जो कि आज हम लोग बचपन में प्रयोग करते हैं, वो 2350 साल पहले ही ये लोग इन चीजों का प्रयोग करना स्टार्ट कर चुके थे। तो जो चीज आज हम लोग कर रहे हैं वो चीज 2350 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कर दिया है। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि वहां की सभ्यता कितनी विकसित होगी। इसलिए आपको पढ़ाने से पहले बताया गया था कि अगर आप सामाजिक जीवन को सही तरीके से अगर अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर ये खुद ही एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगा कि वो सभ्यता कितना विकसित था और कितने सही तरीके से और कितने ज्यादा सुव्यवस्थित रूप से संगठित होगा। तो आप खुद ही एक अपना थिंकिंग से इसको समझिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम इन टॉपिकों को पढ़ें तो क्या आज के समय में और 2350 वर्ष पहले जो समय था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें हमें कुछ बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो हमने आज का टॉपिक क्लियर किया है सामाजिक जीवन। अब इसके अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि आप कहाँ से अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी पढ़ने का मौका मिले और वो अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्रैक कर सके। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन जब हम पढ़ते हैं तो राजनीतिक जीवन में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक जीवन में अगर हम देखें तो राजनीतिक जीवन में हम क्या पढ़ते हैं? राजाओं के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ का शासन व्यवस्था किस प्रकार चल रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता अगर इतने अधिक तरीके से, इतने अधिक रूप में फैला हुआ था, इतने विस्तृत रूप में फैला हुआ था, तो आखिर क्या रीजन था कि इतने अधिक और इतने विस्तृत रूप में फैला हुआ है? तो कहीं ना कहीं इसका शासन व्यवस्था सही तरीके से होगा तभी तो चल रहा होगा। तो इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा थे या कबीला था या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा इसको चलाया जाता था। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो पूरा तरह से किस पे आधारित है? तो पुरातात्विक माध्यम से। तो अगर हम पुरातात्विक माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं तो हमको कहीं भी देखने को नहीं मिला कि कोई एक शासक वर्ग हमारे सामने आया हो। जो भी उत्खनन के माध्यम से हमें
सामानें मिली हैं उसमें कभी कहीं भी हमको देखने को नहीं मिला कि कहीं भी शासक वर्ग हमको मिला हो। तो जब हमें शासक वर्ग ही नहीं मिला तो यहाँ पे राजनीतिक जीवन को पढ़ना हमारे लिए फिजूल की बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको बताया था कि उच्च वर्ग के लोग भी शासन व्यवस्था को देख सकते हैं। तो उच्च वर्ग में किसको हमने रखा था? तो पुरोहित को। तो ये माना जाता है कि शायद उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था देखा जाता था या उन्हीं के द्वारा ही राजनीतिक जीवन को चलाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीतिक जीवन में किसी भी तरह का हमको राजा वगैरह का साक्ष्य नहीं मिलता है। हमें राजनीतिक जीवन में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब साक्ष्य ही नहीं मिला है और ना ही लिखित साक्ष्य हमको मिला है तो हमें इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और आर्थिक और पतन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर इतना लंबा वीडियो में बन रहा है तो आप इसको देखना ना छोड़ें, क्योंकि ये आपको पीटी के लिए तो उपयुक्त है ही, साथ साथ में आप इससे मेंस का भी तैयारी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हम मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो ज़्यादातर आपको मेंस के टॉपिक को ही लेकर के पढ़ाया जा रहा है। इसलिए चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले चैप्टर में हम लोग आर्थिक और धार्मिक और पतन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।